हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस्ट में। और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस। ये 19 दिसंबर को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, मैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये स्थान रहा है 102वां। तो अक्टूबर 2025 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत 123 देशों की सूची में 102वें स्थान पर रहा है। भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर है वो 25.8 है, जो इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। पिछला वर्ष 2024 के सूचकांक में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर था। 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। प्रकाशक क्या था? यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से आयरिश गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी। इसमें 136 देशों को शामिल किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन संयुक्त रूप से भारत में कहाँ किया गया? तो ये पहला लेह लद्दाख और दूसरा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन बी है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स दो चरण में हुए थे, दो चरण में हुआ था। पहला चरण लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित किया गया, मुख्यतः आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के लिए। दूसरा चरण जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आयोजित किया गया, स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग और अल्पाइन स्कीइंग के लिए। शुभंकर 2025 के खेलों के लिए सीन ए शे को आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया, जो हिमालयी वन्यजीवों को संरक्षण का संदेश देता है। वर्ष 2025 में मदुरै तमिलनाडु में नवनिर्मित क्लैंगनार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? तो ये इनका उद्घाटन एम.के. स्टालिन ने किया, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। तो उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जनवरी 2025 को मदुरै के पास अलंगनल्लूर में अत्यधिक क्लैंगनार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह उद्देश्य क्या था? यह स्टेडियम मुख्य रूप से तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू के लिए स्थायी और विश्व स्तरीय स्थल के रूप में बनाया गया। इसे जल्लीकट्टू स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका नामकरण जो था वो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता एम करुणानिधि के सम्मान में रखा गया था। दिसंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्मार्ट लार्ज विजुअल डिस्प्ले सिस्टम के स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए किस संस्था के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो इसके लिए हैल है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने इसके साथ समझौता किया है। तो देखिए और यह समझौता जो था वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है। वर्ष 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुजरात में उन्नत कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 927 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। और जून 2025 में एशियाई विकास बैंक ने गुजरात सरकार को एक 927 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है। इस राशि का उपयोग गुजरात कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, इसका मतलब इस राशि का यूज़ कहाँ होगा? गुजरात कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों के युवाओं के भविष्य की नौकरियों जैसे ऑटोमोटिव, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्नत तकनीक प्रशिक्षण देने हेतु किया जाएगा। क्रियान्वयन क्या है? यह कार्यक्रम गुजरात के श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी के सहयोग से चलाया जा रहा है। मुख्य लक्ष्य क्या है? इस पहल के माध्यम से 11 मेगा ITI को अपग्रेड करना, लगभग 60,000 छात्रों को उद्योगों आधारित कौशल प्रदान करना लक्षित है। अगस्त 2025 में लोकसभा का कौन सा प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था? तो ये 130वां संविधान संशोधन 20 बी ऑप्शन है। इस विधेयक को 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। मुख्य प्रावधान क्या था? यह बिल जो है वो प्रावधान करता है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध 5 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा के कारण लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा।
स्वतः निष्कासन या संबंधित नेता 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देता तो वह स्वतः अपने पद से मुक्त हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन या विधेयक मुख्य रूप से संविधान में अनुच्छेद 75 केंद्र के लिए, अनुच्छेद 164 राज्यों के लिए और अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है। भारत के वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को विनियमित करने का वर्तमान मुख्य कानून का पूरा नाम क्या है? तो ये वक्फ अधिनियम, तो ये रहा है वक्फ अधिनियम 1995, सी ऑप्शन। वक्फ अधिनियम का पूरा नाम हालिया संशोधन के बाद एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 है, जिसे संक्षेप में उम्मीद भी कहा गया है। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करके लाया गया, जिसका लक्ष्य प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुजरात सहित देश भर के कॉलेजों में छात्र छात्राओं के बीच लैंगिक समानता और डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये है बी ऑप्शन, कैंपस कॉलिंग। अभियान का नाम क्या है? तो जो अभियान है, अभियान का नाम महिला आयोग NCW ने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थान में छात्रों के बीच लैंगिक संवेदीकरण, कानून साक्षरता और डिजिटल शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन बी होगा। और इसकी आधिकारिक थीम जो थी वो सतत विकास लक्ष्य और उसके आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य है। मुख्य अंतर क्या है कि ध्यान रहे कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया है? तो ये जो सम्मेलन है वो 25 से 27 जून 2025 देहरादून में किया गया है। इसका भी बी ऑप्शन। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 आयोजन 25 से 27 जून तक भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया था। मुख्य विषय क्या है? इस वर्ष का विषय सिलोस को तोड़ना, दूरियों को पाटना, संरक्षण के मुद्दों को हल करना है। सांख्यिक और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार मई 2025 में कौन सी बेरोजगारी दर कितने % दर्ज की गई है? तो इसके लिए दर्ज की गई है 5.1%। तो ये ऑप्शन बी है, 5.1%। तो भारत की बेरोजगारी दर मई 2025 में बढ़कर 5.6% हो गई, जो अप्रैल 2025 में 5.1% थी। 1 मिनट, सॉरी। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन सी होगा इसका। ओके। क्षेत्रवार विवरण। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 5.1% और शहरी क्षेत्रों में 6.9 दर्ज की गई। नवंबर 2025 तक भारत की बेरोजगारी दर घटकर 4.7 के स्तर पर आ गई थी, जो पिछले 8 महीनों के सबसे निचला स्तर था। ओलंपिक खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन थे? तो ये अरशद नदीम थे, ऑप्शन बी, नरसद नदीम। ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 92.97 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके द्रव्यमान को समान रखा जाए तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो त्वरण होता है वो आधा रह जाएगा। देखो, F=ma, सॉरी 2 ही गुना रहेगा, त्वरण 2 गुना। अगर 2F तो ये A/m, तो यहाँ पे 2A हो जाएगा, तो त्वरण 2 गुना हो जाएगा। ठीक। किसी विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य? किसी विलयन की सांद्रता जो होती है वो विलयन में विलय की मात्रा होती है, सी ऑप्शन। किसी विलयन की सांद्रता से तात्पर्य विलयन में घुले हुए विलय की पदार्थ विलय की मात्रा से, जो यह बताती है कि किसी निश्चित मात्रा के विलयन या विलायक में कितना विलय घुला हुआ है, और इसे मोलरता प्रतिशत आदि इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा गलत
कथन गलत है? तो देखिए, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, सही। हरे पौधे कुछ बैक्टीरिया इस प्रक्रिया से क्रिया करते हैं, सही। जल और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में प्राथमिक अपकारक हैं, सही। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में टूटती है, नहीं। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा ना, तो इस अकॉर्डिंग कथन गलत पूछा गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश विश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण मुख्य घटना की ओर ले जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को सीधे भोजन के में परिवर्तित करना, नहीं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और जल के अणुओं का विखंडन, ये बी ऑप्शन होगा, ठीक। दिसंबर 2025 की लाइव फीडे रैंकिंग के अनुसार विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों के पहले स्थान पर रहने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये हैं अर्जुन एरिगेशी, डी ऑप्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जनरेटिव AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये भारत GPT है। क्या? भारत GPT, डी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने IIT बॉम्बे और अन्य प्रमुख संस्थाओं के सहयोग से हनुमान नामक AI मॉडल लॉन्च किया। यह भारत GPT समूह की एक पहल है। तो एक मिनट, ये तो इसकी पहल है ना, तो हनुमान AI होगा, हनुमान AI, ओके, बी ऑप्शन होगा, हनुमान AI। भारत GPT इसकी पहल है, मतलब ये पहल में आएगी, और वो हनुमान AI, ये बी ऑप्शन होगा। प्रतिरोधकता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका मात्रक ओम मीटर होता है, सही। या चालक लंबाई पर निर्भर करता है, नहीं, क्योंकि चालक ना ही लंबाई और ना ही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बल्कि ये तापमान पर निर्भर करता है, ओके। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत कथन ही पूछा गया है, तो ये बी वाला ही होगा, सही। तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होती है, यह चालक की लंबाई या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, यह तापमान के साथ बदल सकती है, इसलिए यह लंबाई पर निर्भर करने वाला कथन गलत होगा, ओके। भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने भूकंप की पूर्व चेतावनी देने के लिए मोबाइल ऐप तकनीक विकसित की, जो भूकंप आने से पहले अलर्ट भेजती? तो ये IIT रुड़की, बी ऑप्शन। IIT रुड़की ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी EEW सिस्टम विकसित किया है। यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी का फार्मूला जो होता है वो R/2 होता है, और R कितना दिया गया? 4, तो कितना होगा? 2। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन होगा, ठीक। महिलाओं में निषेचन के बाद निषेचित अंड का गर्भाशय की दीवार से जुड़ने या स्थापित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इम्प्लिनेशन कहते हैं, ये बी ऑप्शन होगा, आरोपण। तो निषेचन के बाद अंडा कई बार विभाजित होकर भ्रूण बनता है। जब गर्भाशय की दीवार में जाकर स्थायी रूप से चिपक जाता है, तो इस प्रक्रिया को आरोपण कहा जाता है। यह गर्भधारण की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण होता है। अब इसमें कह रहा है परमाणु 40 आर्गन 18 और 40 पोटेशियम 19, जहाँ पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 के बीच क्या संबंध है? तो ये क्या होगा? ये संभारिक होगा, बी ऑप्शन, संभारिक। अब क्या है कि इसकी जो द्रव्यमान संख्या आर्गन की भी 40 है, पोटेशियम की भी 40 है, तो इनकी द्रव्यमान संख्या सेम है, इसलिए ये संभारिक होंगे। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण ये हमेशा छोटा बनाता है, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जैसी मतलब ये वस्तु के आकार के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बड़ा भी बनाता है, छोटा भी। बेलनाकार दर्पण होता ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई बुक में नहीं है। तो अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को दर्पण के पास रखा जाता है, तो यह वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब इसके अवतल दर्पण के यूज़ क्या है? दांतों के डॉक्टर का उपयोग दांत के छोटे छिद्र या समस्याओं को स्पष्ट या बड़ा देखने के लिए करते हैं, ताकि वे बेहतर इलाज कर सकें। अन्य उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में होता है, मेकअप मिरर में होता है, सौर भट्टियों में भी किया जाता है। फिर उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मैंने बताया था, इसलिए दंत चिकित्सकों के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है? जब देखा है गाड़ी में जो पीछे, मतलब गाड़ी, ट्रक या जो भी वाहन होते हैं, उसमें पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज़ होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उसमें क्या होता है? छोटे
प्रतिबिंब दिखते हैं ना, तो यदि एक व्यक्ति की स्थिर दीवार पर 40 न्यूटन का बल लगता है तो न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार दीवार पर व्यक्ति पर कितना बल लगाया जाता है? तो 40 न्यूटन। ठीक, क्योंकि न्यूटन की गति के क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, अगर हम किसी दूसरे पे बल लगा रहे हैं तो दूसरा भी उतना ही बल हम मुझ पे लगाएगा ना, तो क्रिया प्रतिक्रिया के बल के अकॉर्डिंग 40 हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये संचरण, बी ऑप्शन। संचरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु, वायु, नमी या रसायनों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। लोहे पर जंग लगना संचरण का सबसे सामान्य उदाहरण। लोहे की सतह पर लो ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O बनता है। कोशिका के भीतर लाइसोसोम का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? तो ये गोल्जी उपकरण या गोल्जी का। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। कौन सा कार्बन का शुद्ध अपरूप है जो अत्यधिक कठोरता के लिए जाना जाता है? तो ये हीरा है, डायमंड, हीरा। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अन्य अपरूप है जो मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है। फ्लोरीन या बकमिस्टर फ्लोरीन जो कार्बन 16 या फुटबॉल के आकार की संरचना वाला कार्बन का अपरूप होता है। अब इसमें देखिए, ये 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर, किया गया कार्य, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो जो W = Fs cos थीटा होता है। ठीक, Fs cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पे W कितना है? -200 और यहाँ पे 180 लेंगे तो ये -F हो जाएगा 10 और S निकालना है। यहाँ पे थीटा की जगह पे 180, तो 180 की वैल्यू -1 होती है, तो वो -1 हो जाएगी। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो कितना आया? S = 22 मीटर हो गया। बी ऑप्शन होगा, 20 मीटर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे किसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज में ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं? तो ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, बी ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया पौधे के लिए भोजन बनाने और पृथ्वी के ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अब इसमें कह रहा है 1 ओम 2 1 ओम 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था? R = R1 + R2। इसी तरीके से जितने भी R हों, मतलब प्रतिरोध हों, तो यहाँ पे 1 2 3 5, तो कितना हुआ? 11 ओम, बी ऑप्शन। महिलाओं के मासिक धर्म प्रतिमाह होने का मुख्य कारण क्या? शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकलना नहीं, अंडे का उत्पादन बंद होना, गलत, शरीर की रक्त की अधिकता होना नहीं, गर्भाशय की आंतरिक परत का टूटना जब निषेचन नहीं होता है, तो ये बी ऑप्शन है। महिलाओं के हर महीने मासिक धर्म आने का मुख्य कारण शरीर की गर्भावस्था के लिए है। हर महीने तैयारी करना, फिर उसे तैयारी का समाप्त करना, जो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जब अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं तो गर्भाशय की मोटी परत रक्त और ऊतकों के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे पीरियड्स या हर चक्र महीने के दोहराया जाता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की धुन डॉक्टर के कानों तक किस परिघटना के कारण पहुंचती है? तो धुन का बार बार परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जो ध्वनि के बहुल परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो ये जल, वायु, पीतल मिश्र धातु बन जाती है, मृदा भी प्रकृति से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के और मिलकर बनाते हैं, जो जल का निर्माण करती है। वायु एक मिश्रण है, पीतल मिश्र धातु है और मृदा भी मिश्र धातु है। यह सीधे रासायनिक अपक्रिया से प्राप्त नहीं होते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आता है तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो ये बढ़ता है, बढ़ेगा। देखिए निम्नलिखित में कौन बीजाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये मॉस। जो गुलाब, बैंगन और मटर ये बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन मॉस जो होता है वो बीजाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ओरिजिनल शिन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो जैक टिपर और एलेक्स थॉम्पसन है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद 2024 के चुनाव पर आधारित और 2025 की नॉन फिक्शन किताब है, जो मई 2000 पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा विकसित हुई थी।
जब मैग्नीशियम की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो जब मैग्नीशियम की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो ये Mg+HCl, ठीक, HCl। तो यहाँ पे क्या बनता है? MgCl + H2। यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, बी ऑप्शन होगा, ठीक। ये रिएक्शन दी गई है। निम्नलिखित में कौन सी मांसपेशियों की गति की सहायता करता है? तो ये संकुचनशील प्रोटीन, सी ऑप्शन। तो मांसपेशियों की गति संकुचन और स्थिलन के कारण होती है। यह क्रिया संकुचनशील प्रोटीन मुख्यतः एक्टिन और मायोसिन द्वारा संभव होती है। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है। कार्टिलेज जोड़ों के कुशन का काम करता है, जबकि मांसपेशियों की वास्तविक गति प्रोटीन के संकुचन से होती है। मई 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष को 200 मीटर दौड़ में नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये एनिमेश कुजूर ने। भारतीय धावक एनिमेश कुजूर ने 31 मई 2025 को दक्षिण कोरिया के गुमे में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में 20.32 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और कांस्य पदक भी जीता है। किसी समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? तो ये द्रव्यमान में अंतर होता है 14 AMU। नव्या योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये सोनभद्र के यूपी में। तो भारत सरकार की नव्या, जिसका फुल फॉर्म है न्यूर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंस गर्ल्स, योजना का शुभारंभ 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक और उपभोक्ता वय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी दर गिरकर न्यूनतम कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो ये आ गई है 5% से कम, सी 5% से कम। निम्न में से किसके साथ जल की अपक्रिया होने पर हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन प्राप्त होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, अरिहंत सिद्धांत के अनुसार। ओके, वेग समय ग्राफ की प्रवणता, ये ढाल क्या दर्शाती है, मतलब किसे दर्शाती है? तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता का ढाल किसे दर्शाती है? तो इसके एक मिनट, तो यहाँ पे वेग समय, ये है समय, ये है वेग, ओके। और ये इस तरीके, ये ढाल जो पूछ रहा है ये त्वरण को दर्शाती है, त्वरण। और अगर इसका एरिया पूछ दिया जाए तो ये विस्थापन को दर्शाता है, एरिया विस्थापन को। तो वाग समय ग्राफ के प्रवणता वस्तु के त्वरण को दर्शाती है। सॉरी, तो ऑप्शन मैंने टिक ही नहीं किया, सी। यानी समय के साथ वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। धनात्मक ढाल त्वरण वेग बढ़ना, ऋणात्मक ढाल बदल वेग घटना। जबकि ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल जो होता है वो वस्तु का विस्थापन या तय की गई दूरी बताता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2025 में रविचंद्र अश्विन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये पद्मश्री मिला है इनको, डी ऑप्शन। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एक्सॉन, सी ऑप्शन, एक्सॉन। एक्सॉन यह तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा और बेलनाकार भाग होता है। इसका मुख्य कार्य विद्युत आवेगों को कोशिका शरीर से दूर दूसरे न्यूरॉन या पेशियों तक पहुंचाना है। साइटोन जो है वो यह न्यूरॉन का मुख्य केंद्र होता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। डेंड्राइट्स जो होती हैं ये छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जो दूसरे न्यूरॉन से संकेत को प्राप्त करती हैं। माइलन शीथ जो होता है वो कई एक्सॉन पर सुरक्षात्मक परत होती है जो संकेतों की गति को बढ़ाता है। नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इन्होंने न्यायमूर्ति BVR गवई का स्थान लिया जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। वे 9 फरवरी 2027
को सेवानिवृत्त होंगे। नवंबर 2025 में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है। तो विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35 से 28 के अंतर से मात दी। आयोजन स्थल क्या था? यह विश्व कप का आयोजन जो था वो ढाका बांग्लादेश के शहीद इंडोर स्टेडियम में 17 से 24 नवंबर 2025 तक किया गया था। भारतीय टीम की कप्तानी ऋतु नेगी ने की, जबकि पुष्पा राणा उप कप्तान रहीं। यह भारत के लगातार दूसरा महिला विश्व कप खिताब बिना। वर्ष 2025 तक नाटो सैन्य संगठन में शामिल होने वाला न्यूनतम 32वां सदस्य कौन सा रहा है? तो ये स्वीडन रहा है। आधिकारिक तौर पर 7 मार्च 2025 को नाटो का 32वां सदस्य बना। 2025 में भी यह संगठन का नया सदस्य बना हुआ है। वर्ष 2025 में किन शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो ये है इंदौर और उदयपुर। ये दोनों मध्य प्रदेश इंदौर मध्य प्रदेश का है, उदयपुर राजस्थान। इनको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की दिसंबर 2024 में मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो ये 4% निर्धारित किया गया है, ऑप्शन ए। सो थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब एग्ज़ाम की डेट जो थी वो शायद 16 जनवरी तक थी 2026 में, उसकी डेट बढ़ाकर फरवरी में कर दिया गया है। सो आप आराम से अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।